सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारक विभक्ति इति विषयं अधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कारक अध्ययनस्य पञ्चदिवसः अस्ति। छात्रों, आज मैं कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में विशेष महत्वपूर्ण तथ्य को बताने जा रहा हूं। एक सूत्र पाणिनि ने लिखे हैं, जो अधि सिंह अस्था साम कर्म, अधि सिंह अस्था साम कर्म। अब इस सूत्र का अर्थ होता है क्या? आस्था मतलब तो ठहरना होता है। आस्था धातु है, आस्था मतलब ठहरना होता है। आस भी धातु है, आस धातु मतलब बैठना होता है। और सी धातुएं, वो सी धातु मतलब सोना होता है। तो इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जो ये तीनों धातुएं हैं, सिंह अस्था आस धातु, ये सिंह अस्था आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा रहेगा तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जब आधार की कर्म संज्ञा होगी तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगा। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है तो राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। यहां जो राजा का सिंहासन है वो क्या है? एक बैठने का आधार है। राजा सिंहासन पर बैठते हैं, चूंकि सिंहासन शब्द जो है वो राजा के बैठना क्रिया का आधार है सिंहासन। अब ये सिंहासन पर बैठते हैं, तो चूंकि सिंहासन पर बैठते हैं, यदि हम कारक की दृष्टिकोण से इसे देखें तो सिंहासन शब्द में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होगा। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होगा। वो कारक उस समय होगा जब धातु के साथ अधि उपसर्ग नहीं लगा रहेगा। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, तो अस्था धातु से तिष्ठति बना है धातु रूप, तो राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। और जब हम ये अधि उपसर्ग को इसमें से निकाल देंगे तो राजा सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठते हैं। तो ये चूंकि अधि जो उपसर्ग हैं, इसके समक्ष में ये कार्य हुआ है,
जैसे हम उदाहरण में ले सकते हैं, जो कहीं पर में भी कोई स्पेशल कोई वस्तुएं हो या कोई आयोजन हो, तो वहां पर में कोई स्पेशल आदमी को आ जाने पर वहां का कंडीशन कुछ चेंज हो जाता है। तो यहां पर में जो अधि उपसर्ग हैं वो मान के चलिए जो ये स्पेशल आदमी हैं, वस्तुएं हैं, जिसके आने के बाद कंडीशन चेंज हो गया है। अधि उपसर्ग लगा है धातु के साथ तो आधार की कर्म संज्ञा हो गई, और यदि अधि उपसर्ग को हम निकाल देते हैं तो आधार का अधिकरण कारक होगा। दूसरा ऑप्शन, हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। तो चूंकि यहां पर में जो आसन शब्द हैं, यहां पर में जो वैकुंठ शब्द हैं वो चूंकि अधिकरण कारक है, लेकिन अधि उपसर्ग आस धातु के आ जाने के बाद वैकुंठ शब्द को कर्म कारक बना दिया गया है, कर्म संज्ञा हुआ है। और जब कर्म संज्ञा वैकुंठ शब्द आधार को हुआ है तो कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति हुआ, प्रयोग हुआ है। तो हरि वैकुंठम अध्यास्ते, जब यहां से हम अधि को हटा निकाल देते हैं तो हो जाएगा हरि वैकुंठे आस्ते। तीसरा ऑप्शन, शिष्य आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठता है, शिष्य आसनम तिष्ठति। ये जो शिष्य का बैठना क्रिया का जो आधार है वो सिंहासन है। जो शिष्य है उसका बैठना क्रिया का आधार जो है वो चूंकि आसन है। अब ये आसन शब्द को, ये जो आसन आधार है, आसन शिष्य के लिए बैठना क्रिया का क्या है, तो एक आधार है। तो शिष्य आसनम अधितिष्ठति, तो ये अधितिष्ठति अधि उपसर्ग आस्था धातु के साथ आने के बाद आधार की कर्म संज्ञा हुई है। और जब कर्म संज्ञा आधार की हुई है तो कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाएं। जब कर्म में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुआ है तो शिष्य आसनम अधितिष्ठति। जब हम ये अधि उपसर्ग को निकाल देंगे तो आसन शब्द से आसन, आसनम शब्द से आसने बन जाएगा। तो शिष्य आसने तिष्ठति। मुनि, चौथा ऑप्शन में है जो मुनि शिलाम अभिसेते, यानी मुनि शिला पर सोते हैं। तो यहां पर में भी जो मुनि शब्द है, क्योंकि मुनि जो करता है वो सोना क्रिया का आधार शिला है। मुनि का सोना जो क्रिया है उसका आधार शिला है। मुनि शिलाम अधिसेते, मुनि शिला पर सोते हैं। तो ये शिला शब्द
जो है वो अधि उपसर्ग सी धातु के साथ लगा है, तो चूंकि आधार की यहां पर में भी कर्म संज्ञा हुई है, और जब कर्म संज्ञा हुई है तो कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगा है। तो यदि कर्म में द्वितीया विभक्ति नहीं लगता, अधि धातु के साथ नहीं आते, तो शीलाम से शीलायाम हो जाता, चूंकि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हो जाता। अब पांचवा ऑप्शन में है जो वह पलंग पर सोता है, वह पलंग पर सोता है, तो सह पर्यंकम अधिसेते। यहां पर में भी चूंकि यही हुआ है, यदि कारक की दृष्टि से हम देखें तो पलंग पर सोता है तो अधिकरण कारक यहां पर होगा, और जब अधिकरण कारक होगा तो पर्यंक शब्द सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त होगा। तो सह पर्यंके सेते, वह पलंग पर सोता है, लेकिन जब हम अधि उपसर्ग को प्रयुक्त करेंगे, धातु के साथ उसे युक्त करेंगे, तो आधार जो पलंग शब्द है उस आधार का कर्म संज्ञा होगी, और जब पर्यंक शब्द जो आधार है सोने क्रिया का, तो उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। इससे पहले भी मैंने बताए थे कर्तुरीप्सित तमम कर्मम, क्रिया जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी, और जब कर्म संज्ञा जिसकी होगी तो कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगा। उपर्युक्त वाक्यों में सिंहासन, वैकुंठ, आसन, शीला, पर्यंक ये सभी आधार हैं। यह सभी क्रियापदों के अधि उपसर्ग के साथ सिंह, अस्था, आस धातुओं का प्रयोग है, अतः आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति ही होगा। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में द्वितीया विभक्ति, कारक द्वितीया विभक्ति के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।